अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुर इसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 88। इस सूरत हाल को हम फ़ौरन ही समझ गए। रीता रकम हमें देने के लिए ला रही थी, मगर उसके खामद ने ये देखकर कि उसे अपनी बीवी तो मिल ही गई है, वो इतनी रकम हमें क्यों दे, और रकम की थैली रीता से ले ली। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, हमीदुल्लाह ने कहा और उसके साथ ही फायर खोल दिया और उससे साथ ही रीता का बाजू भी छूट गया और वो अपने बाएं कोलों पर हाथ रखकर बैठ गया। फौरन ही उसकी निकर खून से लाल हो गई। गोली उसके बाएं कोलू में लगी थी। रीता ने पहले अपने खामद को उसके पास बैठकर देखा कि उसे गोली कहाँ लगी है। रकम की थैली वहीं पड़ी रही और रीता खामद को सहारा देकर दरख्त के तने की ओट में ले गई। हमने देखा कि उसका खामद बाईं टांग घसीट रहा था। हमें लेफ्टिनेंट गुलबर्ट की बड़ी बुलंद आवाज़ सुनाई दी, एडवांस। हमीद भाई, मैंने हमीदुल्लाह खान से कहा, उसने हमले का हुक्म दिया है। इससे से ये ज़ाहिर होता है कि फ़ौज या पुलिस की नफरी उनके साथ आई है। एडवांस का मतलब ये है कि आगे बढ़ो, हो सकता है ये हमें घेरे में ले लें। मैंने तुम्हें बताया था कि अंग्रेज़ इतनी सीधी और डरपोक कौम नहीं कि एक औरत की खातिर हमें रुपयों की थैलियां दे देगी। अंग्रेज़ को मैं अच्छी तरह जानता था, बहुत ही अक्लमंद कौम थी। हम उनके जिस जवान लड़की को यरगमाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, उसे उन्होंने जाल में दाने के तौर पर इस्तेमाल किया। हम वहाँ से उठकर पीछे हटने ही लगे थे कि एक और मंजर देखा जो हमारे लिए अजीब और हैरान कुन था। रीता अपने खामद को छोड़कर हमारी तरफ आ रही थी। रकम की थैली उसके रास्ते में पड़ी थी। अब मैंने उसे राइफल की शस्त में ले लिया। तवक्का यही थी कि वो थैली उठाकर वापस अपने खामद तक जाएगी। ये उसकी हमाकत थी। मैं देख रहा था कि वो इधर आती है या उधर जाती है। उसने अपने खामद की तरफ ही जाना था और मेरी गोली ने उसे खामद तक नहीं पहुंचने देना था। लेकिन वो थैली उठाकर हमारी तरफ दौड़ पड़ी। वो 4-5 कदम ही दौड़ी होगी कि उसके खामद ने दरख्त की ओर से उस पर रिवाल्वर के यक्के बाद देगरे 2 गोलियां फायर कर दी। रीता के हाथ से थैली गिरी और फिर वो भी गिर पड़ी। वो वक़्त आज ख्वाब की तरह याद आता है। मैंने उसके खामद पर गोली फायर की, मालूम नहीं उसे लगी या नहीं, क्योंकि उसका एक बाजू उस तरफ का कंधा और थोड़ा सा सर मेरे सामने था। सिकंदर, हमीदुल्लाह ने कहा, उधर देखो। मैंने उधर देखा। फ़ौज और पुलिस की मिली जुली नफरी दूर से पहाड़ी के दाएं तरफ बिखर कर आगे बढ़ रही थी और कुछ नफरी बिखरी हुई सीधी आगे आ रही थी। ये घेरे में लेने की तरतीब थी। हम मुकाबला नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास गोलियों और कारतूसों की कमी थी। उसके मुकाबले में फ़ौज के पास राइफ़ल के अलावा जो ख़तरनाक हथियार थे वो लाइट मशीन गनें और ग्रेनेड भी थे। मैंने अपने साथियों से कहा कि सिर्फ हथियार और गोलियां अपने साथ रखो और यहाँ से निकलो। मैं उन्हें दरिया तक पहुँचने और दरिया में कूद जाने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करना और किसी साथी की मदद के लिए ना रुकना, वरना एक की बजाय 2 आदमी मारे जाएंगे। हम चूँकि पहाड़ियों के अंदर के इलाके से वाकिफ़ थे, इसलिए हम चारों ही इकट्ठे उस रास्ते से निकले और तेज़ दौड़ते हुए गार तक पहुँचे। वहाँ से दौड़े और उस जगह पहुँचे जहाँ दरिया पहाड़ियों के अंदर आकर मुड़ जाता था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथियों में कोई ऐसा भी है या नहीं जो तैरना ना जानता हो। रास्ते में हमें पहाड़ियों के अंदर एक मशीन गन की तड़तड़ाहट सुनाई दी, फिर एक ग्रेनेड फटा। उससे मैं समझ गया कि फ़ौज अंधाधुंध फायर करती चली आ रही है और ये नफरी पहाड़ियों में दाखिल हो गई है। भागो दोस्तों, मैंने कहा, जिंदा रहे तो मिलेंगे। हम चारों दरिया की तरफ दौड़ पड़े।
मैं सबसे आगे था। मेरी कमर से राउंड वाली बेल्ट बंधी हुई थी। राइफल का स्लिंग इस तरह कंधे में डाल लिया कि स्लिंग एक कंधे पर था और राइफल उल्टी तरफ की बगल के साथ थी। मैं दरिया में कूद गया। रात भर बारिश बरसती रही थी। दरिया में तगयानी आई हुई थी। दोनों पहाड़ियों के दरमियान तंग सी जगह में पानी रुका हुआ सा था। मैं आगे को यानी पानी की तरफ तैरने की कोशिश करता था, लेकिन तगयानी का जोर मुझे पीछे को धकेलता। ये बहुत बड़ा ख़तरा था। मेरी ताकत वहीं सिर्फ होती जा रही थी। मैंने देखा कि मेरे तीनों साथी पानी में उतर आए थे। मैं किनारे के साथ यानी पहाड़ी के साथ हो गया। वहाँ पानी का जोर कम था, बल्कि वहाँ से पानी आगे को जाता था। मैंने बुलंद आवाज़ से अपने साथियों से कहा कि वो भी पहाड़ी के साथ साथ आगे को तैरे। इसी तरह मैं दरिया के बहाव तक पहुँच गया। जो ही मैं दरिया में दाखिल हुआ, दरिया ने मुझे संभाल लिया। इससे मुझे ये इत्मीनान हुआ कि फ़ौज अगर यहाँ तक आ भी गई तो उस वक्त तक दरिया मुझे बहुत दूर ले जा चुका होगा। और हुआ भी ऐसे ही। मुझे तैरने की ज़रूरत ना पड़ी। तगयानी का ज़ोर और मौजें मुझे उठा उठा कर आगे ही आगे फेंकती चली गईं। मैं बता नहीं सकता कितना वक्त गुजर गया होगा। जब मौजों की शिद्दत में कमी आ गई तो मैंने दाएं बाएं देखा। वहाँ से दरिया का पाट फैल गया था, जिससे तगयानी का जोर टूट गया। पहाड़ी इलाका दूर पीछे रह गया था। मैं किनारे की तरफ तैरने लगा, लेकिन पानी मुझे आगे ही आगे ले जा रहा था। मैं ये भी देख रहा था कि किसी आबादी के करीब किनारे ना लगूं। एक जगह मुझे बाएं तरफ घना जंगल नज़र आया। मैं उधर को तैरने लगा और किनारे जा लगा। मेरे इर्द गिर्द घना जंगल था और पानी जंगल के अंदर तक चला गया था। मैं पानी में चलता चलता खुश्की पर पहुंचा। जिस्म में इतनी सकत नहीं रही थी कि ज़रा घूम फिर कर देख सकता कि आगे और दाएं बाएं क्या है। वहाँ तो जंगल ही जंगल था। मैंने इतनी हिम्मत की कि ऐसी जगह जाकर खड़ा हुआ जहाँ से मुझे दरिया की पूरी चौड़ाई दिखाई दे रही थी, लेकिन इसमें मुझे अपना कोई एक भी साथी नज़र ना आया। मैं तन्हा रह गया। राइफल, चंद राउंड और कुछ पैसे अभी बाकी थे। वो वक़्त आज ख्वाब की तरह याद आता है। वीराना था। एक दूसरे से दूर दूर दरख्त थे। उनमें कई किस्म के दरख्त थे। पीपल और बड़ के दरख्त ज़्यादा थे। बड़ के बाद दरख्त तो बहुत ही पुराने थे। बहुत बड़े बड़े गुंबदों की तरह थे, बहुत ऊंचे और फैले हुए। ऊंची ऊंची चट्टानें भी थी और मिट्टी के टेले भी। मौसम सावन का था, इसलिए हरी घास ज़्यादा नज़र आ रही थी। कहीं कहीं बारिश का पानी जमा था। दूर हरनों का एक जोड़ा नज़र आया और वहीं कहीं गायब हो गया। आसमान पर सफ़ेद और स्लेटी रंग के बादल मंडला रहे थे। सूरज चट्टानों से ऊपर आ गया था। बादलों के साए ज़मीन पर रेंगते जा रहे थे। मंजर अच्छा था, लेकिन मुझे तो डरावना सा लग रहा था। इसीलिए मैंने उसे वीराना कहा है। मैं एक दरख्त के नीचे लेटा हुआ था और उठकर बैठ गया। सूरज को देखा तो मैं समझा कि ये नीचे जा रहा है, लेकिन सूरज तो ऊपर आ रहा था। वो तो दिन का वक़्त था जब मैं सैलाबी दरिया से निकला था। सूरज से मैंने अंदाज़ा लगाया कि 9 बजे होंगे। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि मैं गुज़श्ता रोज़ से यहाँ पड़ा था और रात भर यहीं पड़ा रहा हूँ। मैं उठने लगा तो मुझे चक्कर सा आया। मेरा एक हाथ ज़मीन पर जा लगा। उधर देखा, मेरे हाथ के नीचे ज़मीन पर राइफल पड़ी हुई थी। मेरे कमर के साथ चमड़े की बेल्ट बंधी हुई थी और उसके साथ 4 पोच थे जिनमें राइफल के राउंड पड़े हुए थे। अब राइफल मेरे साथ ही थी और उसे देखकर कुछ हौसला हुआ। मैंने लाठी की तरह राइफल का सहारा लिया और उठ खड़ा हुआ। चट्टानें, दरख्त और टीले एक चक्कर में चल पड़े और फिर ये सब धुंधला गए। मैंने कदम उठाया तो ऐसे लगा जैसे ज़मीन ने मेरा पाँव जकड़ लिए हों, और जिस्म में पाँव घसीटने की सकत भी नहीं थी। मैं बैठ गया और मुझ पर बेबसी की कैफियत तारी हो गई। दाएं बाएं देखा तो 8-10 कदम दूर छोटे से एक गड्ढे में
بارش کا پانی دکھائی دیا۔ پانی کو دیکھتے ہی مجھے پیاس کا احساس ہوا جو بڑی تیزی سے شدید ہو گیا۔ منہ سوکھ گیا اور حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ میں ایک بار پھر رائفل کا سہارا لے کر اٹھا تو جسم کو پہلے کی طرح بے جان پایا، لیکن مجھے پانی تک پہنچنا تھا۔ میرے جسم کو پانی کی ہی ضرورت تھی۔ میں رائفل کے سہارے قدم گھسیٹتا پانی تک پہنچ تو گیا، لیکن ٹانگوں کی یہ حالت ہو گئی جیسے میں 8-10 قدم نہیں 8-10 میل چل کر پانی تک پہنچا ہوں۔ پانی گدلا تھا۔ میں چلو سے پانی پینے لگا اور پانی سے پیٹ بھر لیا۔ بڑی مشکل سے اٹھا۔ جسم ٹھنڈا ہو گیا تھا، ہوا تیز تھی۔ کچھ دیر دھوپ میں کھڑا رہا، اس سے جسم میں کچھ گرمی آئی اور بھوک پریشان کرنے لگی۔ میں وہیں کھڑا درختوں کو دیکھنے لگا۔ تقریباً 20 قدم دور نیم کا ایک درخت نظر آیا اور میں اس کی طرف چل پڑا۔ رانوں کے پٹھے اور پنڈلیاں اکڑ گئی تھیں، ٹانگوں میں کچھ جان آ گئی تھی، مگر چلنے میں بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ نیم کے درخت تک پہنچا تو زمین پر پکی ہوئی نمولیاں گری ہوئی تھی، ان سے پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ نمولی تو گٹلی ہی ہوتی ہے جو چوس کر پھینک دی جاتی ہے۔ میں نمولیاں اٹھا کر چوسنے اور گٹلیاں اگلنے لگا۔ میں جانور بن چکا تھا۔ پیٹ کے سوا میرے سامنے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پیٹ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا۔ بادشاہ رعایا کو اسی لیے بھوکا رکھتے ہیں کہ رعایا مویشیوں کی سطح پر رہے اور بادشاہ کو دیوتا مانتی رہے۔ اس وقت نیم کا پیڑ میرا دیوتا اور میرا ان داتا تھا۔ پیٹ خالی ہو تو انسان کی ذات وقار سے بھی خالی ہو جاتی ہے۔ میں جھکا ہوا نمولیاں اٹھا رہا تھا۔ کمر میں درد محسوس ہونے لگا۔ میں بیٹھ گیا اور پاؤں پر سرک کر نمولیاں چننے اور کھانے لگا۔ سورج اور اوپر آ گیا تھا۔ میں اٹھا تو جسم کی حالت کو بہتر پایا، لیکن جسم میں آدھی طاقت بھی نہیں رہی تھی۔ دماغ تو سوچنے سے معذور ہو گیا تھا۔ گدلا پانی اور نمولیوں کا تھوڑا سا رس ملنے سے دماغ نے کچھ سوچنا شروع کر دیا۔ میں نیم کے نیچے ہی بیٹھ گیا۔ سوچنے کی حس بیدار ہوئی تو سب سے پہلے خوف نے دل پر قبضہ کیا۔ یاد آ گیا کہ میں ایک مفرور قاتل ہوں اور اب تو پہلے سے زیادہ خطرناک مجرم ہو گیا ہوں۔ میں نے ایک انگریز عورت کو اغوا کیا، یرغمال میں رکھا اور یہ عورت بھی اس کا خامند بھی مارے گئے تھے۔ اب انگریزوں نے میری تلاش پہلے سے زیادہ تیز کر دی ہوگی۔ میں اکیلا تھا۔ اپنے تینوں ساتھی یاد آئے۔ ان کے متعلق مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سیلاب میں ڈوب گئے ہیں۔ حمید اللہ خان نواب زادہ تھا۔ بے شک وہ جنگلوں اور بیابانوں میں بھٹکتا اور گاموں میں چھپتا پھر رہا تھا۔ اس کے جسم میں طاقت بھی تھی، لیکن میں اس سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ اتنے تیز و تند سیلاب میں تیر کر کنارے لگ جاتا۔ میرے دوسرے دو ساتھی بالا اور نور اللہ تو جرائم پیشہ تھے۔ چرس اور دیسی شراب پی کر انہوں نے اپنے جسم کھوکھلے کر رکھے تھے۔ ان کے لیے تو اس سیلاب سے زندہ نکل آنا ناممکن ہی نہیں تھا۔ مجھے جب اپنے ساتھی یاد آئے تو ذہن میں یادیں لوٹ آئیں۔ یادیں دھندلی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے رات کو خواب دیکھا تھا جو ذہن سے اتر گیا ہے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے سیلاب یاد آیا۔ موجیں اوپر لے جاتی اور پٹکتی تھیں اور میں ڈوب جاتا تھا۔ میں کنارے کی طرف تیرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر سیلاب اس قدر تند تھا کہ 1 انچ بھی دائیں یا بائیں نہیں ہونے دیتا تھا۔ مجھے ایسا خطرہ نہیں تھا کہ ڈوب جاؤں گا۔ میں نے اپنے آپ کو سیلاب کے حوالے کر دیا اور ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ مجھے چوٹیں بھی آئی تھی۔ ایک درخت بہتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا تنا 3-4 بار میری پیٹھ پر لگا تھا۔ میں نے ڈبکی لگائی تو درخت اوپر سے گزر گیا تھا۔ دریا کے 2 موڑ آئے تھے۔ وہاں کنارے اونچے اور چٹانیں تھیں۔ دونوں موڑوں پر میں ان کناروں سے ٹکرایا تھا۔ اتنے تیز و تند سیلاب میں تو میں ایک تنکا تھا۔ جب دریا کا پاٹ پھیل گیا اور سیلاب کا زور ٹوٹ گیا تھا تو میں نے کنارے کی طرف تیرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسی وقت محسوس کر لیا تھا کہ میرے جسم کی طاقت
बहुत कम हो गई है। मैं अंदाज़ा नहीं कर सका था कि मैं कितनी दूर पहुंच गया हूं। जब मैं तैरने लगा तो भी सैलाब मुझे आगे ही आगे ले जा रहा था। किनारे लगते लगते 1.5-2 मील तो मैं ज़रूर आगे निकल गया था। इस तरह मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं उस पहाड़ी इलाके से कमोबेश 25 मील दूर पहुंच गया था। मुझे याद आने लगा कि जहां मैं किनारे लगा और सैलाब से निकला था वो घना जंगल था, और अब जहां मेरी आँख खुली या मैं होश में आया तो मैं उस जंगल में नहीं था। जहन पर जोर दिया तो ख्वाब की तरह याद आने लगा कि मैं राइफल को घसीटता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता आ रहा था। मुझ में ये एहसास मर गया था कि कोई मुझे देख लेगा और पकड़ लेगा। उसके बाद मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी याद ना आया कि मैं यहीं बैठा या गिरा था जहां मैं अब था, या मैं नींद की या नीम गशी की हालत में चलता ही रहा था। मुझे अब उठना और देखना था कि मैं किसी आबादी या किसी रास्ते के करीब तो नहीं। मैं उठ खड़ा हुआ, कदम उठाया तो मैंने महसूस किया कि मैं चल सकूंगा। पीठ अकड़ी हुई थी और मैं पीठ में दर्द भी महसूस कर रहा था। सारे जिस्म की कैफियत कुछ ऐसी ही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। कुछ मालूम नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। शायद 1 मील चला हूँगा। सूरज सर के ऊपर आकर कुछ आगे निकल गया था। अब धूप ने मुझे जलाना शुरू कर दिया और पसीना भी बहने लगा। बहुत कोशिश की कि चलता जाऊं, लेकिन टांगें जवाब देने लगी और मैं एक टेले के साथ बैठ गया। मुझ पर गनूदगी सी तारी हो रही थी। अब मेरा दिमाग अच्छी तरह सोच रहा था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं गुज़श्ता रोज़ और उसके बाद पूरी रात चलता गिरता और लेटता रहा हूँ। साफ पता चलता था कि सैलाब की ठंड मेरी हड्डियों में उतर गई है और दिमाग को भी चढ़ गई है। मैं वहाँ बैठा कुछ सोचने लगा कि 2-3 औरतों की हंसी सुनाई दी। ये आवाज़ टेले की दूसरी तरफ थी। मैं सोचने लगा कि यहाँ से उठकर छुप जाऊँ, भाग जाऊँ, या देखूँ कि ये औरतें कौन हैं और क्या ये मेरी मदद कर सकती हैं। मुझे ये ख्याल भी आया कि इन औरतों के साथ 1-2 आदमी भी हो सकते हैं और ये आदमी मेरे लिए ख़तरनाक साबित होंगे। मैं कोई फ़ैसला ना कर पाया था कि 2 जवान औरतें टेले से घूमकर मेरे सामने आ गईं। उनका लिबास खाना बदोश कबायलियों जैसा था। वो कुछ देर मुझे देखती रहीं। मैं अपने कपड़ों से अपने चेहरे की हालत का अंदाज़ा कर रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी आंखें पूरी खुली हुई नहीं। अगर ये औरतें शहरी होती, यानी किसी शहर की रहने वाली होती, तो मुझे देखते ही आगे चली जाती, और अगर ये देहात की होती तो कुछ देर रुकती, मुझे देखती और चली जाती। चूँकि ये किसी खाना बदोश कबीले की औरतें थीं, इसलिए वो चले जाने की बजाय मेरे करीब आ गईं। खाना बदोश औरतों में झींप और झजक नहीं होती थी, बल्कि उनमें शर्म और हजाब की भी कमी होती थी। उन कबीलों की अपनी ज़बान होती है, लेकिन दूसरे लोगों के साथ वह अपने लबो लहजे में उर्दू बोला करते थे। कौन हो भाई? उनमें से एक औरत ने पूछा। यहाँ क्यों बैठे हो? ये तो शायद गदले पानी से निकल कर आया है, दूसरी औरत ने कहा। तुम ठीक कहती हो, मैंने कहा। मैंने सैलाबी दरिया तैर कर पार किया है। कौन सा दरिया? एक औरत ने पूछा। यहाँ से दूर तो नहीं, मैंने जवाब दिया। ये थोड़े से फासले पर ही तो है। यहाँ करीब कोई दरिया नहीं है, एक औरत ने कहा। तुम शिकारी हो? मुझसे अच्छी तरह बोला नहीं जाता था। मैंने सर हिलाकर उन्हें बताया कि मैं शिकारी नहीं, सरकारी आदमी हूँ। मैंने फिर सर हिलाया कि मैं सरकारी आदमी भी नहीं। दोनों ने अपनी ज़ुबान में आहिस्ता आहिस्ता आपस में बातें शुरू कर दी। फिर दोनों ने मेरी तरफ देखा। फिर क्या हो तुम? एक औरत ने पूछा। तुम्हारी हालत ठीक नहीं, तुम डाकू तो नहीं। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैंने उनसे पूछा। तुम किसी कबीले की हो या गांव की? हम बावरिये हैं, एक ने जवाब दिया। थोड़ी दूर हमारा डेरा है। मुझे अपने साथ ले चलोगी? मैंने पूछा। ये तो बताओ कि तुम कौन हो? उनमें से एक ने पूछा। घबराओ नहीं, मैंने कहा। मैं डाकू नहीं, तुम लोगों के काम का आदमी हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं शहर का रहने वाला हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरे साथ 2 दोस्त थे, वो मुझे धोखा दे गए। इस वक्त मुझे रोटी चाहिए, मेरे पास पैसे हैं,
तुम चाहो तो ये पैसे तुम ले लो, हम तुम्हें अपने साथ अपने डेरे पर ले चलेंगे। उनमें से एक औरत ने कहा, तुम ये सोच लो कि हमारे आदमी बहुत होशियार हैं, अगर तुमने उनके साथ झूठ बोला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, मैंने फाके की मारी हुई नहीफ आवाज़ में कहा। जो कोई मुझ पर यह एहसान करेगा उसका मैं सारी उम्र गुलाम रहूँगा। तुम तो कहीं जा रही थी। हमने कहाँ जाना है, एक ने जवाब दिया, एक बूटी ढूंढ रही हैं, चलो तुम्हें ले चलती हैं, हम फिर आ जाएंगी। मैं राइफल के सहारे उठा और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। हिंदुस्तान में कई एक खाना बदोश कबीले थे जो आबादियों से ज़रा ही दूर अपने ख़ास किस्म के खैमे गाड़ लिया करते थे और महीना 2 महीने वहाँ रहकर कहीं और चले जाते थे। उनमें कुछ कबीले जिनमें बावरिया कबीला ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जुराइम पेशा थे। बज़ाहिर ये कुछ और काम करते थे। बाद छुरियाँ, चाकू और कैंचियाँ बनाते जो उनकी औरतें शहरों में गलियों में फिर फिर कर बेचती थीं। ये लोग राहज़नी भी करते थे और डकैती की वारदातें भी कर जाते थे। इनकी औरतें और जवान लड़कियां भी मुकम्मल तौर पर बेहया होती थीं। उनके मतलब मशहूर है कि ये बिल्कुल सही है कि पुलिस कभी उनमें से किसी के डेरे पर यानी खैमा गाह पर छापा मारने जाती थी तो पुलिस को देखकर, दूर से ही देखकर औरतें तमाम कपड़े उतारकर नंगी नाचने लगती थी। अगर पुलिस के आदमी बहुत ही ढीठ होते तो आगे चले जाते थे। फिर ये औरतें उनके साथ बेहुदा हरकतें करती और बातें करके उन्हें भाग जाने पर मजबूर कर देती थीं। हमें ट्रेनिंग के दौरान जुराइम पेशा कबाइल के मतलब ख़ास तौर पर बताया गया था कि ये कैसे कैसे जुराइम का इर्तकाब किस किस तरीके से करते हैं। उनमें से कोई कबीला किसी शहर के करीब या किसी भी आबादी के करीब जा डेरा डालता था तो वहाँ जुराइम की रफ्तार तेज़ हो जाती थी। उन लोगों के अपने अकीदे अकीदे तो थे लेकिन उनका कोई मज़हब ना था। उनकी खूबसूरत औरतें शहरों में असमत फरोशी तक भी कर लेती थीं, लेकिन ये इस कदर दलेर और लड़ाका होती थी कि शहर के मर्द भाग जाते थे। मुख्तसर ये कि ये लोग किसी पहलू एतमाद के काबिल नहीं थे। मसलन मैं राइफल लेकर उन 2 औरतों के साथ जा रहा था। मुझे तवक्का ये थी कि ये लोग किसी न किसी धोखे में मेरी राइफल गायब कर देंगे और जब मैं होश में आऊँगा तो उनके डेरे से दूर कहीं जंगल में पड़ा हुआ होऊंगा। उनके पास राइफल और रिवाल्वर जैसे हथियार नहीं होते थे, लेकिन मुझसे राइफल उड़ाकर वो किसी डाकू के हाथ बेच सकते थे। उनके पास बांस की मोटी मोटी लाठियाँ होती थी। वो चोरी का माल यानी रकम और जेवरात उन बांसों के अंदर डाल देते थे और दोनों सिरों पर लोहे के खोल चढ़ा लेते थे। इस तरह लोग इसे लाठी ही समझते थे। ये जानते हुए भी कि यह कबीला मुझे धोखा दे सकता है, मैं उस कबीले की 2 औरतों के साथ जा रहा था। दोनों औरतें जवान थीं और खूबसूरत भी थीं, लेकिन उन कबीलों की औरतों की खूबसूरती कुछ और किस्म की होती थी। ये नाजुक अंदाम और सुराहीदार गर्दन और मखमूर आंखों वाली खूबसूरती नहीं थी जिसे शायर और अदीब मज़े ले लेकर बयान किया करते हैं। उस वक़्त मेरा मसला सिर्फ ये था कि मेरे पेट में कुछ खुराक चली जाए। एक तो सैलाब ने मुझे पटक पटक कर मारा था, उसके साथ इतनी देर पानी में रहने से ठंड ने मेरे जिस्म को नीम मुर्दा कर दिया था और उस पर भूख ने ये असर किया कि चलने की भी हिम्मत ना रही। मैं तो 2 रोटियों की खातिर राइफल भी देने पर तैयार हो गया था। दोनों औरतें बड़ी तेज़ी से जा रही थीं। मैं कदम घसीटता बहुत पीछे रह गया। उन्होंने रुक कर पीछे देखा। मैं राइफल के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वो वापस आईं। कोई बात किए बगैर एक ने मेरी राइफल ले ली और मेरा एक बाजू अपने कंधे पर रख लिया और अपना कंधा मेरे कंधे के नीचे कर लिया। दूसरी ने मेरा दूसरा बाजू अपने कंधे पर रखकर मेरे कंधे के नीचे अपने कंधे का सहारा दे दिया और इस तरह वो मुझे अपने साथ ले चली। इस नस्वानी सहारे ने मेरे जिस्म को तो संभाल लिया और मैं चलने में आसानी महसूस करने लगा, लेकिन मेरी रूह तड़प उठी। मैंने कभी किसी से सहारे की और हमदर्दी की भीख नहीं मांगी थी। मैंने उस तूफ़ानी रात में भी ये ख्वाहिश नहीं की थी कि कोई मुझे पनाह दे दे, जिस रात इशू ने मुझे मालवे डाकू के घर से भगाया था।
اس وقت میں لڑکپٹن کی عمر میں تھا۔ اب ان دو عورتوں نے میرے جسم کو سہارا دیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے انہوں نے میرا جنازہ اٹھایا ہو۔ سکندر، مجھے اپنی ذات سے ایک آواز سنائی دی، یہ ہو تم جس جوانی پر تم فخر کرتے تھے، وہ بس اتنی سی ہے کہ آج دو عورتوں نے تمہیں اس طرح اٹھایا ہے جیسے تم 80 سال کے بوڑھے ہو۔